₹500 और ₹1000 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मोदी की सबसे बड़ी भूल। नोटबंदी के बाद 5 साल में भारत को कितना नुकसान हुआ, किसी ने कैलकुलेट किया? नहीं, आज हम करेंगे। भारत में 2016 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे एक भविष्यवाणी होती है। मोदी जी आते हैं और कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। यकीन मानिए, इस भविष्यवाणी को सुनकर कई लोगों के दिल की धड़कनें वहीं थम हो गई। कई लोग खड़े खड़े बेहोश हो गए, हालांकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि इस भविष्यवाणी को तो कई साल बीत चुके, लेकिन क्या जिस मकसद से 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ? क्या काला धन वापस आया? आपको जानकर हैरानी होगी कि काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन इससे भारत को इतना ज्यादा नुकसान हुआ जिसके बारे में जानकर आपकी हालत पतली हो जाएगी। जानना चाहते हैं इस नोटबंदी की वजह से भारत की क्या हालत है? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मोदी सरकार का एक मकसद था काले धन को वापस लाना, लेकिन बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी प्लानिंग के इन्होंने 2016 को नोटबंदी कर दी, इस उम्मीद से कि भारत में काला धन वापस आ जाएगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन इस नोटबंदी की वजह से इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार को यह लगा कि नोटबंदी उनका तुरुप का इक्का है, लेकिन सरकार को यह नहीं पता था कि भारत में एक से एक बड़े तुर्रम खां बैठे हुए हैं। ऐसे तुर्रम खां जिन्होंने नोटबंदी को भी एक सफल बिजनेस के रूप में खड़ा कर दिया। 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भविष्यवाणी सुनाई तो लोगों का दिमाग हिल गया। अब जो लोग काले धन को दबा कर बैठे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब करे तो क्या करे। तो जरा आप भी सुनिए कि इन लोगों ने फिर क्या किया। 8 नवंबर को मोदी जी की भविष्यवाणी सुनते ही 9 नवंबर को भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक गुजरात, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में सोने की बिक्री तेज हो जाती है। सोने चांदी की दुकानों में लंबी लंबी कतारें लगने लगती है। उसी दिन सोने की बिक्री 30% तक बढ़ जाती है। साल भर में भारत में जितना सोना नहीं बिका, 9 नवंबर को उससे कहीं ज्यादा सोना बिक चुका था। 1 तोले सोने की कीमत जहां 31,900 थी, वहीं रातों रात सोने की कीमत 45,000 पर तोला पहुंच गई। यहां पर काला धन रखने वालों ने गजब का दिमाग लगा लिया था। उन्होंने अपने पूरे ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया था। मोदी चकमा खा गए थे, लेकिन सरकार को ये खबर बहुत देर में लगी। कई लोग अपना काम बड़ी आसानी से कर चुके थे, इसलिए सरकार ने अब सोने चांदी की दुकानों में कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी काले धन को दबाकर बैठी हुई थी। उन्हें किसी न किसी तरीके से अपने इस काले धन से निजात पाना था। तभी 13 नवंबर के दिन एक बड़ी ही अजीब बात सामने आई। अचानक हजारों लोग रेलवे में 1 या 2 महीने बाद के टिकट बुक कराने लगे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अचानक ही एक दिन में इतने सारे टिकट्स बुक हो गए। जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन 1209 लोगों ने फर्स्ट क्लास के टिकट बुक कराए, वहीं 17,000 लोगों ने सेकंड क्लास के टिकट बुक कराए। लेकिन नोटबंदी के ठीक अगले दिन करीब 27,237 लोगों ने फर्स्ट क्लास के टिकट बुक कराए। इसके अलावा 70,000 लोगों ने सेकंड क्लास के टिकट बुक कराए। असल में अपने काले धन को सफेद करने के लिए लोगों ने गजब का दिमाग लगाया था। इन्होंने 1-2 महीने बाद ही टिकट बुक कराई और ये सोचा कि जब नोटबंदी का मामला ठंडा पड़ जाएगा तब ये टिकट कैंसिल कराकर अपना बैंक में रिफंड ले लेंगे। कई हजारों लोगों ने यही किया, लेकिन जब सरकार को इसके बारे में पता चला कि लोग उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं, तब तुरंत सरकार ने फैसला लिया कि अब कोई भी व्यक्ति 10,000 से ऊपर की टिकट बुक नहीं करा सकता। इसके अलावा ये नियम भी बना दिया गया कि कोई भी हार्ड कैश के जरिए टिकट बुक नहीं करा पाएगा। टिकट बुक करने के लिए या तो उसे बैंक का चेक देना होगा या फिर डिजिटल पेमेंट करना होगा। इसके साथ साथ सरकार ने एक नियम ये लागू कर दिया कि अब जो भी व्यक्ति 50,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन करेगा उसे अपने पैन नंबर की कॉपी जमा करानी पड़ेगी। लेकिन अब जो लोग अपना काम करना चाहते थे वो तो करके निकल चुके थे। अभी भी कई लोग काले धन के झंझट से उबर नहीं पाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपना दिमाग लड़ा रहे थे। तभी अचानक बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखने लगी। बैंकों में एक ही दिन में मल्टीपल ट्रांजैक्शन होने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिन लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी, वो भी आज 500 और 1000 के नोटों की गड्डियां लेकर बैंक में खड़े हुए थे। असल में यहाँ पर काले धन को सफेद करने की एक नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। काले धन को सफेद करने के लिए कई लोगों ने गरीब लोगों को हायर किया। इन गरीब लोगों से कहा कि तुम हमारे पैसे को अपने बैंक खाते में जमा करवा दो, जिसके बदले बैंक आपको नए नोट देगा। उस नोट को आप हमें वापस ला कर दे दो। वहीं इस काम को करने के लिए आपको अच्छी खासी कमीशन मिलेगी।
बस पैसों के चक्कर में गरीबों ने बैंकों के आगे कतारें लगानी शुरू कर दी। बैंक वाले नोट गिनते गिनते परेशान हो गए, लेकिन यहाँ पर भी सरकार को बड़ी देर से खबर मिली। इसके बाद सरकार ने बैंक वालों को निर्देश दिए कि जो भी पैसा जमा कराने आ रहा है उसके हाथ में स्याही से निशान बनाया जाए, ताकि जब वो अगली बार आए तो बैंक वालों को पता चल जाए कि इसने पहले ही पैसे जमा करा रखे हैं। 17 नवंबर को भारत सरकार ने बैंकों से लेन देन के मामले में भी प्रतिबंध लगा दिए। अब ऐसा हो गया कि कोई भी व्यक्ति 2000 से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकता था। अब काले धन रखने वालों के ऊपर एक और मुसीबत आन पड़ी। अब वो करते भी तो क्या करते, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सभी भारतीयों को हिला कर रख दिया। अचानक मंदिरों की दान पेटी लबालब पैसों से भरने लगी थी। मंदिरों की दान पेटी में सिर्फ 500 और 1000 के नोट मिलने लगे थे। मंदिरों की दान पेटी में पैसे इतने आ रहे थे कि मंदिर के कर्मचारी इन पैसों को गिनते गिनते थक गए थे। लेकिन जैसे ही खबर भारत सरकार को पता चली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबसे पहले वेल्लूर के श्री जलाकंठेश्वरा टेम्पल में छापा मारा, जहां पर छापा मारने के बाद 4.5 मिलियन रुपए बरामद किए गए थे। लेकिन यहाँ पर काले धन वाले नहीं रुके। हर रोज एक नई नई तरकीब लगाई जा रही थी। किस तरीके से काले धन को सफेद करना था, कैसे 500 और 1000 के नोटों से छुटकारा पाना है। लगभग भारत के कई इलाकों में 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके थे। नोटबंदी के बाद सरकार ने यह नियम तो बना दिया था कि कोई भी व्यक्ति बिना पैन कार्ड के भारी भरकम रकम जमा नहीं करा सकता। लेकिन 2017 में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों की बैलेंस शीट को देखा, तब उनके होश उड़ गए। बैंक वालों ने बिना पैन कार्ड जमा करवाए कई लोगों के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करवाई थी। बस फिर क्या था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कान खड़े हो चुके थे। उन्होंने तुरंत एक्सिस बैंक की कई शाखाओं पर छापा मारा, जहां पर यह पाया गया कि एक्सिस बैंक के कई अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में पूरी तरीके से लिप्त हो चुके थे। ये नोट उन लोगों से बरामद किए जा रहे थे जो या तो किसी ऊंचे पद पे थे, या फिर वो लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम लंबे समय से करते आ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर जगह की छापेमारी करने के बाद पूरे देश में 242 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नोटबंदी का यह फैसला बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही जनता पर थोप दिया गया था। यहाँ तक कि विश्व की सबसे बड़ी मैगजीन फोर्ब्स ने भी इस पर आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि नोटबंदी का यह फैसला मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। एक तरफ जहां गरीब लोग एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ रसूखदार और अमीर लोग बड़ी आसानी से बैंक से नए नोट निकलवा रहे थे। एक तरफ गरीब अपने घर में अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 2000 के नोटों से अमीर पार्टी कर रहे थे। मोदी सरकार के इस फैसले की वजह से एक तो भारत की अर्थव्यवस्था रातों रात धरातल तक पहुंच गई थी, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी सरकार की नोटबंदी योजना वाकई में लोगों के हित में थी, या सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए इस योजना को बनाया गया था? जरा कमेंट बॉक्स में लिख कर